नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली कक्षा जो इतिहास की हुई थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि साहब 12वीं क्लास है, 12वीं क्लास का जो इतिहास विषय है और उस इतिहास विषय में अपन क्या है भारत का इतिहास पढ़ेंगे। तो पिछली कक्षा में मैंने आपको इतिहास की परिभाषा बताई थी, भारतीय इतिहास के स्रोत बताए थे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि साहब भारतीय इतिहास को अपन मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो अपन यहाँ पर पढ़ रहे थे प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास के जानकारी के स्रोत मैंने आपको बताए थे। जो इतिहास की बुक का पहला चैप्टर चल रहा है उसमें अपन ने इतिहास के स्रोत पढ़ लिए थे। अब आगे जो इसका और मुख्य बिंदु है वो अपन देखेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास का एक गौरव है, या मान लो प्राचीन भारतीय इतिहास की पहचान है, उसको अपन पढ़ेंगे। तो आज अपन पढ़ेंगे, वो टॉपिक होगा सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता। यानी आपने अगर छोटी क्लासों में पढ़ा होगा प्राचीन इतिहास में, जब मनुष्य जंगल में निवास करता था, आदि मानव के रूप में रहता था, उस आदि मानव से निकलकर वो गुफाओं में रहने लग गया। गुफाओं में रहते रहते जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया, फिर उसने क्या है जंगल से निकलकर अपना फिक्स निवास स्थान बना लिया और नदियों के किनारे बसना शुरू कर दिया। तो विश्व की विभिन्न नदियों के किनारे विश्व की बहुत सारी सभ्यताओं का विकास हुआ। उन्हीं सभ्यताओं में से एक सभ्यता थी सिंधु सरस्वती सभ्यता, जिसको पहले हड़प्पा सभ्यता भी कहा जा सकता है, सिंधु सभ्यता भी कहा जाता था। आजकल इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जानते हैं। यानी समकालीन सभ्यताएं, जैसे चीन की सभ्यता है, हांग और यांगटी शिकांग नदी के किनारे पर उसका विकास हुआ। मिस्र की सभ्यता है जो नील नदी के किनारे पर विकास हुआ। मेसोपोटामिया की सभ्यता है जिसको दजला फरात नदियों के किनारे पर विकसित हुई। तो इसमें बहुत सारी सभ्यताएं विकसित हुई। उसी समय भारत में भी क्या है, यानी सभ्यता और संस्कृति, यानी इसका मतलब है कि मनुष्य फिक्स निवास स्थान पर रहने लग गया। जंगल से निकलकर जंगली जीव से वो मनुष्य बनने की प्रक्रिया उसकी शुरू हो गई। मनुष्य सभ्यता का विकास उसने किया। तो आज अपने यहां पर पढ़ेंगे सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में। इसका नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों पड़ा है? क्योंकि इसके जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो अवशेष सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों और सरस्वती नदी के किनारे पर अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन नदियों के किनारे पर मनुष्य ने अपनी बस्तियां बसाई, इसलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता पड़ गया। तो आज अपन यहां पर पढ़ेंगे कि साहब सिंधु सरस्वती सभ्यता का विकास कब हुआ, किस प्रकार से हुआ, कौन कौन से मुख्य स्थान थे, किस प्रकार उसका जनजीवन था, किस प्रकार उनका भवन निर्माण था, नगर नियोजन था, उन सब के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो अपन पढ़ेंगे कि मनुष्य को इस सभ्यता का ज्ञान कब हुआ कि साहब यहां पर इन नदियों के किनारे सभ्यता विकसित थी। क्योंकि ये जो सभ्यता थी किसी जमाने में मनुष्य रहा था, लेकिन बाद में किसी प्राकृतिक कारणों से, मानवीय कारणों से सभ्यता नष्ट हो गई और धरातल के नीचे दब गई। साहब आपको ज्ञात होगा कि भारत में ब्रिटिश शासन था और ब्रिटिश शासन प्रक्रिया में एक
गवर्नर का नाम याद होगा, लॉर्ड डलहौजी। उसने क्या है, भारत में ट्रेन की शुरुआत की थी। तो देखो शुरुआत में ये घटना है 1856 की। 1856 में लाहौर से कराची के लिए रेल लाइन बिछाई जानी थी। लाहौर से कराची के लिए रेल लाइन बिछाई जानी थी। सामान्य परिचय बता रहा हूं पहले मैं आपको। तो उसमें ईंटें चाहिए थी। ईंटों के लिए क्या है, पास ही 2 टीले थे। उन टीलों से मिट्टी की ईंटें बनाकर उसमें उपयोग में ली जा रही थी। जब उन टीलों की खुदाई हुई तो उन टीलों के नीचे कुछ अवशेष मिले। 1856 की बात है। जब ये अवशेष मिले तो बर्टन बंधु नाम के 2 व्यक्ति थे, उनको ये अवशेष मिले। तो तात्कालिक ब्रिटिश सरकार ने इन अवशेषों की खोज के लिए, भारत के प्राचीन इतिहास की खोज के लिए एक संस्था का गठन किया 1861 में। 1861 में कनिंघम के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के गठन हुआ। भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग का गठन हुआ और इसने फिर खोज आरंभ की और उस क्षेत्र के आसपास और नदियों के किनारे खोज आरंभ की गई। इसी कड़ी में 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के सदस्य दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की, हड़प्पा स्थान का पता लगाया। और 1922 में राखलदास बनर्जी ने इस सभ्यता के दूसरे स्थान मोहनजोदड़ो की खोज की। इस तरह से दुनिया के सामने तात्कालिक एक विकसित सभ्यता दुनिया के सामने आई और दुनिया ने माना कि भारत के इन स्थानों पर एक सुविकसित सभ्यता का विकास हुआ था। तो ये तो अपना इसका बेसिक परिचय था। अब यहां पर अपन इसके प्रमुख पॉइंटों के हिसाब से वर्णन करेंगे। इसका आपके सिलेबस के हिसाब से मान लो, इसको समझने की दृष्टि से मान लो। तो सबसे पहले अपन इसका पॉइंट बनाएंगे, वो देखो प्रमुख स्थल। यानी इस सभ्यता के प्रमुख स्थल कहां कहां से कितने प्राप्त हुए हैं। तो इस सभ्यता के स्थलों में टोटल स्थल खूब सारे प्राप्त हुए हैं। उनमें 917 भारत से, यानी लगभग 917 स्थानों पर खुदाई भारत में हो चुकी है। 917 स्थान मिल चुके हैं भारत में इस सभ्यता से जुड़े हुए। 481 स्थानों पर खोज की जा चुकी है पाकिस्तान में और 2 स्थान प्राप्त हो चुके हैं अफगानिस्तान में। इस प्रकार से प्रमुख स्थानों की खोज हो चुकी है। अब इसका क्षेत्र देखें साहब, कौन से क्षेत्र में विकसित थी यह सभ्यता। तो काफी लंबे चौड़े क्षेत्र में सभ्यता फैली हुई थी। और अगर अपन देखें तो उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार था 1600 किलोमीटर। सॉरी, पूर्व से पश्चिम विस्तार था इसका 1600 किलोमीटर।
और उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार था 1400 किलोमीटर। यानी वर्तमान में अगर अपन देखें, अगर भारत में वर्तमान में स्थान देखें तो कहां पर है ये, तो लगभग उत्तर पश्चिम भारत का स्थान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ स्थान है इसमें। उत्तर पश्चिम भारत जिसमें आपके पंजाब है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है, सॉरी पश्चिम उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात के कुछ भाग हैं और पाकिस्तान के कुछ भाग हैं, उनमें सभ्यता का विकास हुआ। तो ये सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, वो मुख्य रूप से इस प्रकार से प्राप्त हुए हैं। इसका विस्तार है, विस्तार अगर पढ़ें तो विस्तार है पाकिस्तान का लगभग संपूर्ण क्षेत्र, अफगानिस्तान का कुछ भाग और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ भागों में इसका विस्तार था। इस प्रकार से विस्तृत क्षेत्रफल में इस सभ्यता का विकास हुआ। अब अगर अपन देखें कि साहब ये सभ्यता है, इसका विकास किस समय हुआ, इस सभ्यता का विकास किस समय हुआ, जिसको हम दूसरा पॉइंट बना सकते हैं काल या समय। काल या समय का अध्ययन करेंगे अपन। काल देखें इसका अपन, तो विभिन्न विद्वानों ने इसका काल अलग अलग निर्धारित किया है, लेकिन वैश्विक रूप से अपन देखते हैं तो कार्बन 14 पद्धति के आधार पर देखते हैं। कार्बन 14 प्रणाली के आधार पर इसका काल अपन निर्धारित करते हैं। यानी सार रूप में अपना निकलता है काल इसका, तो निकलता है लगभग 3000 ईस्वी पूर्व से 2000 या 1500 ईस्वी के आसपास, ईस्वी पूर्व तक का समय इसका काल आता है। तो देखो यहां पर कार्बन 14 पद्धति मेन रूप से मायने रखती है। कार्बन 14 पद्धति के आधार पर इसका काल है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। मुख्य रूप से काल माना गया है इसका 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। तो काल हो गया इसका। अब देखो यहां पर अपन यहां पर अगला पॉइंट बनाएंगे विभिन्न कलाएं। साहब किस प्रकार से सिंधु सभ्यतावासियों ने अपनी कलाओं का विकास किया था, उसमें सबसे पहला आता है बिंदु स्थापत्य कला। और स्थापत्य कला में पहला बिंदु आता है नगर नियोजन। सिंधु सभ्यता अगर आप वैसे कोई पूछे तो बताओगे नगरीय थी। जैसे आज भारत में ग्रामीण जनसंख्या है, तो सिंधु सभ्यता को देखेंगे तो सिंधु सभ्यता नगरीय थी, यानी अधिकांश जनसंख्या नगरों में निवास करती थी। और सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन, नाम देखो नगर नियोजन, इसका मतलब सिंधु सभ्यता में नगर थे, नियोजित तरीके से बसे हुए थे, योजना बनाकर उनको बसाया गया था, यानी पूरे सिस्टम से बसे हुए थे। और प्रत्येक स्थान की खुदाई हुई ना, जैसे मान लो आपके मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, कालीबंगा है, धौलावीरा है, सुरकोटड़ा है, जो भी स्थान है सिंधु सभ्यता के, उन सभी स्थानों पर हमें नगर नियोजन सुनियोजित प्राप्त हुआ है। और नगर नियोजन में नगर बसे हुए थे, उसके दो भाग थे मुख्य रूप से। दो भाग थे,
पहला भाग आता था गढ़ी क्षेत्र, पहला भाग कौन सा आता था? गढ़ी क्षेत्र। और दूसरा आता था नगर क्षेत्र। पहला भाग आता था गढ़ी क्षेत्र जो ऊंचाई पर बसा हुआ था, और दूसरा क्षेत्र आता था नगर क्षेत्र जो उसके निचले स्थान पर था। गढ़ी क्षेत्र में मुख्य रूप से शासक और पुरोहित और अन्य रहते थे, यानी अपन कहें कि साहब उच्च वर्ग के लोग उसमें निवास करते थे, और नगर क्षेत्र में सामान्य जनता रहती थी। नगर क्षेत्र में सामान्य जनता रहा करती थी। तो नगर नियोजन में सबसे पहले अपन देखें कि साहब नगर दो भागों, दो जगह बसे हुए होते थे प्रत्येक क्षेत्र या प्रत्येक नगर के, जैसे हड़प्पा में मान लो, महोदय मान लो। पहला होता था गढ़ी क्षेत्र, दूसरा नगर क्षेत्र। तो पहली विशेषता तो ये नगरों में देखो दो नगर थे मुख्य रूप से, पहला शासक और पुरोहित और अन्य उच्च वर्ग था उसका, दूसरा नगर क्षेत्र सामान्य जनता के लिए। अब नगर नियोजन की मुख्य विशेषता यहां पर दूसरी यहां पर ये आती है कि साहब जो सिंधु सभ्यता में जो नगर थे, सिंधु सरस्वती सभ्यता में जो नगर थे, उन नगरों की सड़कें हैं बिल्कुल समकोण में काटती थी। सड़कें बिल्कुल समकोण में काटती थी, यानी योजनाबद्ध तरीके से उसे बसाया गया था, और सड़कें क्या है बिल्कुल समकोण में काटती थी, और सड़कों की चौड़ाई 9 से 34 फीट तक होती थी। ध्यान रखना, सड़कों की चौड़ाई 9 से 34 फीट तक होती थी, और 34 फीट की एक सड़क प्राप्त हुई है, इसका नाम वो राजमार्ग रहा होगा। सड़कें क्या है 9 से 34 फीट तक की प्राप्त चौड़ाई उनकी होती थी। और गली की सड़कें देखो, सड़कों के भाग थे, मोहल्ला सड़क, गली सड़क और गली मुख्य सड़क, और मुख्य सड़क फिर राजमार्ग में मिलता था। और गली की सड़क है उसकी मुख्य रूप से चौड़ाई होती थी वो 2.2 मीटर। गली की सड़क की चौड़ाई होती थी 2.2 मीटर। ये तो नगर नियोजन सड़क निर्माण हो गया। अब देखिए भवन है, तो भवन क्या है, पक्की ईंटों से बने हुए थे, और ईंटों का अनुपात था 1:2:4। ईंटों का अनुपात था 1:2:4, यानी ईंटों का अनुपात था 1। और सामान्यतः भवन निर्माण में जो ईंटें काम में आती थी ना, उन ईंटों का होता था 7:15:30 इंच। सामान्यतः ईंटा बना करती थी ईंटें। इंटू लगा दे यहाँ पर, इंटू लगा दे यहाँ पर 7.5 × 15 × 30 इंच, यानी इसका मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो गई। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात था 1:2:4। और भवन निर्माण में जो ईंटें काम में ली जाती थी, उन ईंटों का अनुपात था 7.5 × 15 × 30 इंच की ईंटें बना करती थी। और देखो जो गढ़ी क्षेत्र होता था, इस गढ़ी क्षेत्र नगरों के ऊपर परकोटा होता था, परकोटा, और परकोटे की दीवार बहुत चौड़ी हुआ करती थी, और परकोटे की जो ईंटें होती थी उसका अनुपात था 10 × 20 × 40 इंच। अनुपात वही सेम है ईंटों का, 1:2:4, यानी 10 × 20 × 40 इंच। ये किसकी?
परकोटे के निर्माण के लिए ईंटें थी, उनका आकार हुआ करता था। तो इस प्रकार से ये नगर बसाए गए थे। नगर पूरी तरह से सुनियोजित थे, सड़कें बिल्कुल समकोण में काटती थी, भवन पक्के मकान थे, प्रत्येक मकान में फिक्स कमरे हुआ करते थे, उसके आंगन में क्या कुआं हुआ करता था, रसोई हुआ करती थी, और छत का जो परनाला है उसका पानी मोहल्ले की नाली में, मोहल्ले की नाली का पानी गली की नाली में, गली के नाली का पानी मुख्य नाली में जाता था। और जो अगला पॉइंट पढ़ रहे हैं अपन, ये मुख्य विशेषता है सिंधु सरस्वती सभ्यता की, और वो पढ़ेंगे अपन। नाली व्यवस्था। वो पढ़ेंगे अपन नाली व्यवस्था। कौन पढ़ रहे हैं? स्थापत्य कला। तो इसी में आता है नाली व्यवस्था, दूसरा पॉइंट। या अपन कहें कि साहब पानी निकासी की व्यवस्था। तो आज से लगभग, जैसे मैंने कार्यकाल बताया इसका 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है, यानी लगभग 5000 साल पहले की बात है। तो उस समय देखो, दूसरी दुनिया की सभ्यताओं से इस सभ्यता को अलग करने वाला बिंदु है वो नाली व्यवस्था है। यानी सिंधु वासियों में क्या है, गंदे पानी की निकासी के लिए उत्तम नाली व्यवस्था बनाई गई थी। आज भी आप कई कस्बे और गांव देखेंगे जहां पर नाली व्यवस्था नहीं है, सड़कों पर पानी भरा रहता है, वहां पर पक्की ईंटों से नालियां बनाई जाती थी और ढकी होती थी नालियां, और मुख्य सड़क की जो नाली होती थी उसे जिप्सम का लेप किया जाता था, जिसको आप प्लास्टर बोल सकते हैं, और ऊपर ढकी होती थी, और जगह जगह चैम्बर हुआ करते थे सफाई के लिए, चैम्बर व्यवस्था भी थी। तो इस प्रकार जो नाली व्यवस्था, और फिर मुख्य सड़क की जो नाली है, गंदे पानी को नगर से दूर निकासी की जाती थी। यानी जो सिंधु नगर है वो नगर बिल्कुल स्वच्छ थे, साफ थे, गंदे पानी के निकासी की अच्छी व्यवस्था थी। तो ये नाली व्यवस्था का पॉइंट है। फिर अपन देखेंगे, देखो आगे पॉइंट, यानी कुछ खुदाई में हमें बहुत सारे ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं जिनसे हमें सिंधु सभ्यता की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का पता चलता है। इसमें एक प्राप्त हुआ है विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, और वो देखो कहां से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, और इस स्नानागार का अनुपात है 39x23x8 फीट। इन लंबाई चौड़ाई गहराई, लंबाई चौड़ाई गहराई, यानी पक्की ईंटों से बना हुआ स्नानागार प्राप्त हुआ है। उसके पास ही कुएं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि उस सभ्यता में कोई धार्मिक स्नान, सामूहिक स्नान का क्या है, कोई परंपरा रही होगी, और उस स्नानागार में उतरने के लिए पक्की सीढ़ियां बनाई गई हैं। तो ये विशाल स्नानागार है, ये वहाँ की स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ये इसी में चौथा पॉइंट प्राप्त होता है विशाल अन्नागार। विशाल अन्नागार ये भी क्या है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अन्नागार का मतलब अन्न भंडार, यानी इसका मतलब उस समय मनुष्य अन्न को स्टॉक करने की परंपरा चालू हो गई थी। भविष्य को खतरे को जान गया था और उसने अन्न स्टॉक करना शुरू कर दिया था। और इसकी जो है 45.7 इंटू
15 × 23 फीट इसका आकार है अन्नागार का। यानी ये एक तरह से अन्न भंडार था और पूरे नगर के लिए अन्न का स्टॉक करते थे उसमें। फिर इसी में एक प्राप्त हुआ है विशाल गोदाम। विशाल गोदाम प्राप्त हुए, ये प्राप्त हुए हड़प्पा से। कहां से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा से। और इसका आकार है 55 × 43 और ये एक ऊंचे चबूतरे पर है। यानी इसका मतलब है कि मनुष्य उस समय पूरी तरह परिचित था और अन्न का गोदाम बनाया इसमें, और उसने क्या ऊंचे चबूतरे भी स्थापित किया है। इसका मतलब पानी से बचाव के लिए। एक अवशेष और प्राप्त हुआ स्थापत्य कला का, जिसको छठे पॉइंट में देख सकते हैं अपन। विशाल जलाशय और स्टेडियम। यानी एक विशाल जलाशय का अवशेष प्राप्त हुआ है और स्टेडियम का अवशेष प्राप्त हुए हैं। और ये कहां से प्राप्त हुए हैं? ये धौलावीरा से। धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। और देखो यहां पर जो आपका स्टेडियम था, आपके जो विशाल जलाशय हैं उसका देखो जो अनुपात है वो 35 × 11.42 × 4 मीटर। ये उसका निर्माण का तरीका है। और जो विशाल आपका स्टेडियम है उसका आकार है 283 × 45 मीटर। यानी बड़ा स्टेडियम है। और इसमें इस स्टेडियम को देख पता चला है कि बैठने के लिए, दर्शकों को बैठने के लिए सोपान, जिसको अपन सीटें कह सकते हैं, बनाई गई है। तो इस प्रकार से देखो यहां पर यह अवशेष प्राप्त हुआ है। और इसके अलावा आगे उन्नतता का प्रमाण अगला है, उन्नत अर्थव्यवस्था आपकी सभ्यता का प्रमाण अगला है, वह सब विशाल गोदी। गोदी या जिसको अपन कह सकते हैं बंदरगाह है। विशाल गोदी या बंदरगाह। और ये कहां से प्राप्त हुआ है? ये गुजरात में एक स्थान है लोथल। लोथल में प्राप्त हुआ है। और ये चीज क्या प्रमाणित कर रही है कि सिंधु सभ्यता का संपर्क अन्य सभ्यताओं से जलमार्ग से हुआ करता था। अन्य सभ्यताओं से जलमार्ग से हुआ करता था। और इसका देखो यहां पर 214 × 36 आकार था इसका मीटर इसका आकार था इस बंदरगाह का। तो इस प्रकार से, और इसका जो ये जिस प्रकार से आपने कोलकाता नगर के बारे में सुना है, कोलकाता नगर एक नदी बंदरगाह है, वैसे उस जमाने का नदी बंदरगाह था। और इसका प्रवेश द्वार था भोगवा नदी। भोगवा नदी पर यह बंदरगाह था, प्रवेश द्वार भोगवा नदी था। तो इस प्रकार से स्थापत्य कला के कुछ नमूने यहां पर प्राप्त हुए हैं सिंधु सभ्यता में। स्थापत्य कला कुछ नमूने प्राप्त हुए हैं जिससे अपन ये कह सकते हैं सिंधु सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता में उत्कृष्ट स्थापत्य कला विद्यमान थी। नगर नियोजन उत्कृष्ट था, नाली व्यवस्था अच्छी थी। तो स्थापत्य कला का
नमूना अपन ने यहाँ पर देखा। अब अगला पॉइंट इस सिंधु सभ्यता का अपन पढ़ेंगे। वो पढ़ेंगे कला, लिपि और विज्ञान। यानी स्थापत्य कला के अलावा अन्य कलाएं भी विद्यमान थी, इसके नमूने भी खुदाई में प्राप्त हुए हैं। जैसे सब यानी कौन कौन सी कलाओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो यहां से देखो, यहां पर मणके प्राप्त हुए हैं, मर्दभांड प्राप्त हुए हैं, मोहरे प्राप्त हुई है, कांस्य मूर्तियां प्राप्त हुई है, पात्र प्राप्त हुए हैं, शैलखड़ी की मूर्तियां प्राप्त हुई है। तो ये सब किसको प्रमाणित कर रही है? सिंधु कला को प्रमाणित कर रही है। जैसे आपको मोहनजोदड़ो में कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है, मण मूर्तियां नृत्य की प्राप्त हुई है। तो बहुत सारे अवशेष हैं जो कला को प्रदर्शित कर रहे हैं, मूर्ति कला को प्रदर्शित कर रहे हैं, उत्कृष्ट कला को प्रदर्शित कर रहे हैं। लिपि की बात करें तो सिंधु लिपि है, उसका नाम अगर अपन दे सकते हैं तो चित्रात्मक थी। सिंधु लिपि चित्रात्मक थी और अनेक चित्राक्षर खोजे जा चुके हैं, लेकिन सिंधु जो लिपि है उसको पढ़ने में अभी तक सफलता प्राप्त नहीं कर पाए हैं, उसको पढ़ने में तक सफलता प्राप्त नहीं हुई है। यानी सिंधु जो लिपि है उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है। अक्षर तो खूब सारे खोल लिए, लेकिन अभी तक उसको पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हुई है। चित्रात्मक इसका नाम क्यों दिया? क्यों ये जो अक्षर है वो चित्रों के आकार के, इसलिए इसका नाम चित्रात्मक पड़ गया। और विज्ञान है, विज्ञान के भी खूब सारे अवशेष मिलते हैं। अनेक कालीबंगा में अनेक खोपड़ियां प्राप्त हुई है, उसमें एक खोपड़ी को देखकर वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि उसमें 6 छिद्र मिले हैं, और उससे अनुमान लगाया कि साहब वो आज के जो टाँके बोलते हैं, टाँके लगाए होंगे, शल्य क्रिया हुआ होगी, शल्य क्रिया हुई होगी। तो इसका मतलब उस अनुमान से पता चलता है कि विज्ञान भी काफी विकसित था, विज्ञान भी काफी विकास कर लिया था सिंधुवासियों ने। तो आज अपन ने यहां पर सिंधु सभ्यता का बेसिक परिचय पढ़ा, उसका काल निर्धारण किया, नगर नियोजन के बारे में पढ़ा, कला, लिपि और विज्ञान के बारे में पढ़ा। एक बार मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार उसको अध्ययन कर लेना अच्छी तरह से। कल अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद।